वेलकम 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 जनता। तो आज हम लोग चालू करने वाले एक नए टॉपिक के साथ जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। दो चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। एक तो इंटेंसिटी वाला पार्ट की इंटेंसिटी के ऊपर मेरी एनर्जी डिपेंड नहीं रहती, इंटेंसिटी डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। और जो सेकंड पार्ट डिस्कस किया था जो कि इम्पॉर्टेंट था, जो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किए थे कि फ्रीक्वेंसी विल प्रोवाइड दी नेसेसरी एनर्जी। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने बात की थी लास्ट लेक्चर में, तो इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो कि एनर्जी के बारे में, जो कि हम लोगों ने पहले भी बात किया कि तो टॉपिक का नाम है, आज के टॉपिक का नाम, हाँ और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज के टॉपिक में हम लोग तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो रहेगी वो फेलियर, जैसे कि मैंने हेडिंग डाला फेलियर ऑफ वेव थियोरी। और सेकेंड पार्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट्स। आई होप मैंने स्पेलिंग गलत तो नहीं की, सॉरी 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 सॉरी। आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट। उसके बाद तीसरा वाला जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि रहेगा कंसेप्ट ऑफ फोटोन। ये तीनों मैं पहले डिस्कस करूँगा। पहले फेलियर ऑफ वेव थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसका जो टेक्स्ट बुक वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। सब बाद में हम लोग एंशियंस ऑफ पोस्टुलेट एंड कंसेप्ट ऑफ फोटोन वाला पार्ट देखेंगे और उसकी टेक्स्ट बुक की थियोरी देखेंगे। समझ में आ रहा है? टेक्स्ट बुक की थियोरी में बाद में करा रहा हूँ, क्योंकि पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में जैसे हम लोग ने पहले उसको बिल्डअप किया और बाद में हम लोग टेक्सचुअल थियोरी के पास गए, सिमिलर चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोगों ने वेव थियोरी में पढ़ा अब तक हम लोगों ने जो एज अ पार्टिकल जो था एज अ मैटर वाली थियोरी जो थी, उसमें जो पढ़ा सबसे पहला पार्ट था कि एनर्जी ऑफ लाइट इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द इंटेंसिटी। तो अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि इंटेंसिटी डज नॉट प्ले एनी रोल इन प्रोवाइडिंग एनर्जी ऑफ लाइट, clear है? It is the frequency that will provide energy to the light, clear है? But according to wave theory क्या था? इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड प्रोवाइड्स व्हाट? एनर्जी। बट अभी जो आज हम लोग ने पढ़ा था, मतलब लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, उसके हिसाब से एनर्जी कौन प्रोवाइड करता? फ्रीक्वेंसी। अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रही है तो इसके हिसाब से वेव थ्योरी के हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था इंटेंसिटी। बट अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर की तरह, तो मैटर के हिसाब से मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगी एनर्जी एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड थी वेव थियरी, जो कि डिस्प्रूव किया गया है किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पे कंडीशन हमेशा होनी चाहिए न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इफ़ द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड बाय द लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन देर विल बी नो फोटो एमिशन। ये चीज़ याद रखना। अगर ये चीज़ नहीं याद रख रहे तो आपका जो सॉल्यूशन वाला पार्ट रहेगा वो गलत रहेगा। तो हमेशा न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। इफ़ द न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट देन द incident light does not provide sufficient energy to overcome the work function and the electron will not be emitted का सवाल नहीं आएगा, वो सरफेस पे भी नहीं आएगा।
क्लियर ये वाला पार्ट? सबको ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट होता है वेव थ्योरी को फेल करने के लिए। सेकेंड पार्ट क्या है वेव थ्योरी को फेल करने के लिए? ध्यान दो, अगर हम लोग बात करेंगे वेव फ्रंट की बात करेंगे, अगर हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि इन केस हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सपोज़, और एक चीज़ अगर बोलूँगा मैं वेव फ्रंट की बात नहीं करूँगा मैं, हाँ वेव फ्रंट की, पहले वेव फ्रंट की बात करते बाद में इसके ऊपर जाते। तो ये जो पार्ट था ये आपको सिलेबस में है, ये वाला पार्ट एज इट इज़, एक सेकेंड ना, ये पार्ट आपको सिलेबस में है। अभी हम लोग थोड़ा वेव फ्रंट की बात करते हैं। वेव फ्रंट क्या होगा? वेव फ्रंट क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। सेकेंड पॉइंट जो है वो वेव फ्रंट का है। वेव फ्रंट आता है वेव थियरी ऑफ लाइट। वेव फ्रंट क्या है देखते, हम लोग वेव थियरी में पढ़ने वाले, एक सोर्स ऑफ लाइट है, वो क्या करेगी उनमें, वो वेव्स, लाइट की वेव्स हर डायरेक्शन में भेजेगी। अगर मैं बोलता हूँ कि टाइम टी है, वेलोसिटी कितनी है लाइट की? सी, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब सी इनटू टी। तो अगर टी टाइम के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया और मैंने एक एनवलप ड्रॉ किया, तो ये एनवलप कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये प्राइमरी सोर्स था, तो ये आ जाएगा सेकेंडरी सोर्स और ये वेव ट्रैवल करेगा आगे के डायरेक्शन में ऐसे। तो ये जो एनवेलप है ऑफ ऑल द पॉइंट्स आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम, दिस एनवेलप इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। ये वेव थियरी ऑफ लाइट में आप पढ़ने वाले हो, अभी नहीं, वेव थियरी ऑफ लाइट में पढ़ने वाला हो। तो इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। क्लियर है? तो वेव फ्रंट ट्रैवल करती है ऐसे इस डायरेक्शन में। देखो ये अगर मैं पॉइंट सोर्स ले रहा हूँ तो ये वेव फ्रंट ऐसे ट्रैवल कर रही है, ऐसे लाइट ट्रैवल करती है अकॉर्डिंग टू वेव थियरी ऑफ लाइट। अगर मैं ट्यूबलाइट लूँगा ऐसे, तो इसका वेव फ्रंट जो रहेगा वैसे रहेगा, सिलेंडर शेप का रहेगा। ये आप लोग वेव थियरी में पढ़ोगे, तो इसकी वेव फ्रंट ऐसे ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है ये वाला पार्ट? तो वेव थियरी ऑफ लाइट किसके बारे में बताते हैं? वेव फ्रंट के बारे में बताता है। अगर सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि वेव फ्रंट की तरह ट्रैवल कर रही है, सपोज इन शॉर्ट हम लोग ऐसे बात करें, वेव फ्रंट की तरह ट्रैवल कर रही है, तो ये एमिटर प्लेट है, ये एमिटर प्लेट है। अभी वेव फ्रंट की तरह ट्रैवल कर रही है सपोज लाइट। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि वेव फ्रंट की तरह ट्रैवल कर रही है, तो आके यहाँ पे टकराएगा, आके यहाँ पे टकराएगा तो क्या होगा उनमें? ध्यान दो, अभी आके अगर टकरा रहा है तो ये जो वेव फ्रंट क्या करेगा उनमें, वेव थ्योरी के हिसाब से एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। अभी और एक वेव फ्रंट आएगा, दूसरा भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एनर्जी स्लोली बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, और एक सर्टन अमाउंट के बाद इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ये होता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब वेव फ्रंट आ रहा है, वो क्या लेके आ रहा है उसके साथ? एनर्जी, और एनर्जी आ रही है, सुनो अभी ध्यान दो, एनर्जी आ रही है तो एनर्जी मतलब अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एनर्जी गेन करेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। स्लोली बहुत सारे वेव फ्रंट आएंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा और बाद में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एमिशन होगा। ये बताता है कौन? ये बताता है हमारा वेव थियरी ऑफ लाइट। ये बताता है हमारा वेव थियरी ऑफ लाइट। बट ऐसे नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, इंटेंसिटी कम है, अगर सपोज इंटेंसिटी कम है तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? इंटेंसिटी अगर कम होगी तो वेव फ्रंट आएगा, पहला वाला वेव फ्रंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाएगा, सेकेंड वेव फ्रंट आएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और बढ़ाएगा, थर्ड वाला वेव फ्रंट आएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को और बढ़ाएगा। अभी सुनो, बराबर से सुनो, इंटेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्लोली बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और एक लिमिट के बाद, एक पॉइंट के बाद
इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और करंट मिलेगा। बट ऐसे हो रहा है क्या? नहीं, ये नहीं हो रहा है। इंटेंसिटी मैं बता दूँ, रुको अभी। इंटेंसिटी लो रहेगी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। अगर ये कंडीशन रीच किया तो मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ पहला वेव फ्रंट आया, एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया, तो इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, एनर्जी बढ़ने के लिए टाइम लग रहा है। बट आपको याद है ये एमिटर प्लेट था, जैसे ही रे ऑफ लाइट आ गया वैसे ही एमिशन हुआ, तो टाइम लैग है क्या इसके बीच में? नहीं है। इसका मतलब अगर इंटेंसिटी लो रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। अगर ये कंडीशन को रीच कर रहे हैं हम लोग तो हमेशा 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 एमिशन होगा विदाउट एनी लैग। क्लियर है? बिना लैग के एमिशन होने वाला है। सबको क्लियर ये वाला पार्ट? मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि ये तो इंटेंसिटी वाला पार्ट तो ख़त्म हो चुका है हमारा। अगर हम लोग वेव फ्रंट की बात करते तो अगर वेव थ्योरी ऑफ लाइट की बात करेंगे तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में वेव फ्रंट की तरह ट्रैवल करते हैं। वेव फ्रंट क्या करता है? एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो स्लोली एनर्जी बढ़ती किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ये वेव फ्रंट के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन कर रहा है और बाद में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। मतलब अगर इंटेंसिटी कम रहेगी तो स्लोली एनर्जी बढ़ेगी और बाद में इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। इसके लिए कुछ टाइम लग रहा है, मतलब लाइट आ रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन कर रहा है आराम से और बाद में एमिशन हो रहा है। बट ऐसे हो रहा है क्या? नहीं। तो विदाउट एनी लैग इंटेंसिटी लो होने के वजह से भी, इंटेंसिटी लो होने के बाद भी क्या हो रहा है? इफ़ न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट, एमिशन होगा विदाउट एनी लैग। ये अपन ने एक्सपेरिमेंट में देखा। और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अगर वेव थ्योरी के हिसाब से जाएंगे तो वेव थ्योरी के हिसाब से वेव फ्रंट आएगा। वेव फ्रंट क्या करेगा? एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन कर रहा है, तो वहाँ पे टाइम लैग हो रहा है। तो अगर टाइम लैग हो रहा है आराम से, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करे तो वहाँ पे टाइम लैग हो रहा है। बट एक्चुअली हो रहा है क्या? वैसे नहीं हो रहा है। तो टाइम लैग नहीं दिखेगा कहाँ पे? किस केस में? हम लोग अगर बात करेंगे मैटर, मतलब एज अ मैटर ट्रैवल कर रहा है, तो एज अ वेव ट्रैवल कर रहा है तो उसमें हमेशा टाइम लगेगा। मैटर मतलब क्या? एक बुलेट की तरह आया, इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को गेन किया और गया। कंडीशन क्या होनी चाहिए? न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। ये कंडीशन रीच होना चाहिए। तो हमेशा हमेशा जो वेव आ रही है, मतलब जो लाइट आ रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट नहीं है, वो इन द फॉर्म ऑफ ए बुलेट, एंड बुलेट इज नथिंग बट मैटर। क्लियर है? पक्का क्लियर है ये वाला पार्ट? तो हम लोग 2 पॉइंट लिख लेते। पहला पॉइंट क्या था? द इंटेंसिटी डज नॉट वेरी द एनर्जी obtained by the electron. It is varied by what? It is varied by the frequency. If the nu is greater than nu naught, intensity does not play any role in increasing the energy of the electron. सेकेंड वाला पार्ट था वेव फ्रंट के फॉर्म में था, तो मेटल सरफेस पे अगर गिर रहा है तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? स्लोली कलेक्ट करेगा एनर्जी को, और एक एनर्जी के बाद सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ। और एक चीज़ है, देखो, और एक चीज़ है, अगर ये एनर्जी को गेन कर रहा है, ऐसे आ रहा है एनर्जी, तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स उसको एनर्जी को ग्रैब कर रहे हैं और उसके बाद एमिट होगा। ऐसे इसके हिसाब से होता है। अगर मैं बात करूँ कि छोटी सी इंटेंसिटी है, छोटी सी इंटेंसिटी क्या करेगी? आएगी, छोटे पार्ट पे ही करेगी। अभी बाकी के देखो, वेव फ्रंट रहेगा तो ये वेव फ्रंट की तरह आ रहा है ऐसे, और सारे सरफेस को इल्यूमिनेट कर रहा है। तो क्या आएगा? स्लोली एनर्जी गेन नहीं करनी चाहिए और साथ में इलेक्ट्रॉन, एक साथ इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। वैसे नहीं हो रहा है। इंटेंसिटी कम थी तभी भी क्या हुआ? कम इलेक्ट्रॉन्स बाहर है। इंटेंसिटी कम थी तो भी कम इलेक्ट्रॉन। ऐसे हुआ क्या? इंटेंसिटी देखो, मैं वापस एक बार ये बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी कम थी तो इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन किया, बट वो कम थे। ऐसे अगर हम लोग बात करते तो स्लोली इंटेंसिटी, वेव फ्रंट आया, पहला इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया, और एक वेव फ्रंट आया, इलेक्ट्रॉन ने और एनर्जी को गेन किया,
और एक वेव फ्रंट है, ऐसे स्लोली स्लोली इलेक्ट्रॉन एनर्जी को स्टोर करेगा और बाद में इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ये अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी था। बट ऐसे हो रहा है क्या? नहीं। इंटेंसिटी कम हुई तो भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इंटेंसिटी कम हुई तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉन तो फटक से एमिट होगा इंस्टेंटेनियसली। तो 10⁻⁹ सेकेंड्स में एमिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लैग हो रहा है, स्लोली स्लोली इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ग्रैब कर रहा है और बाद में इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे पूरा उल्टा है। इंटेंसिटी से कुछ फ़र्क नहीं, इंटेंसिटी कम होने से भी चलेगा, न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। अगर ये कंडीशन रीच करेगा तो एमिशन होने वाला है। सबको क्लियर ही वाला पार्ट। तो टाइम लैग होगा, टाइम लैग किस में बताया गया है? वेव थियरी। और अगर हम लोग इनकेस बात करते फोटोन की तरह या फिर मैटर की तरह, तो टाइम लैग, ज़ीरो टाइम लैग और नो टाइम लैग। क्लियर है? पक्का सबको समझ में आ रहा है? अभी सुनो, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, ये स्पेक्ट्रम है, ये लाइट का स्पेक्ट्रम है, और यहाँ पे मेरा वॉयलेट राइट है, वॉयलेट, और यहाँ पे मेरा रेड है। अरे मैं स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम की तरह बनाए थे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेक्ट्रम बना देता हूँ। ये वाला रेड वाला लाइट है, ये IR है, इंफ्रारेड रीजन है, और ये वाला वॉयलेट है, और ये UV है, और बीच में VQ है। मतलब यहाँ पे ये वॉयलेट दिख रहा नहीं है, बट पकड़ के चलो यार, वॉयलेट है। तो रेड इधर है, वॉयलेट इधर है। अभी मैं ऐसे पकड़ता हूँ कि एक पर्टिकुलर मेटल के लिए ना, सपोज ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए ना ग्रीन रीजन है ना, ग्रीन रीजन वो थ्रेशोल्ड है। ग्रीन रीजन मतलब न्यू नॉट ये वाला है। तो अगर हम लोग वॉयलेट लाइट भेज रहे हैं जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, बट वॉयलेट लाइट भेज रहे जहाँ पे न्यू इज ग्रेटर देन, ये पता है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इज लेस देन न्यू नॉट। तो अगर ये भेज रहे हैं तो इंटेंसिटी कम होगी तो भी चलेगा, बट एमिशन होगा, करंट मिलेगा, छोटा क्यों ना हो बट करंट तो मिलेगा पक्का। बट अगर ऐसे बात किया कि न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट और इंटेंसिटी कितनी भी रहने दो, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 2000 वॉट का भी बल्ब डाल दिया मैंने और 12 घंटे के लिए भी चालू किया, 12 घंटे, बट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन, मैं ऐसे बोल रहा हूँ पर्टिकुलर मेटल के लिए म्यू नॉट क्या है, ग्रीन वाला पार्ट है। तो रेड बल्ब मैंने 12 घंटों के लिए भी चालू कर दिया तो भी कोई, देखो इसके हिसाब से अगर इंटेंसिटी के ऊपर फर्क गिरता था, 2000 वॉट की इंटेंसिटी है, वेव फ्रंट आ रही है, वेव फ्रंट आ रही है, वेव फ्रंट आ रही है, इसको टकरा रही है, एनर्जी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वेव फ्रंट आ रही है, वेव फ्रंट आ रही है, वेव फ्रंट आ रही है, एनर्जी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और बाद में एमिट होना चाहिए था। 12 घंटे तक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में टाइम लैग होगा कि नहीं होगा? होगा, टाइम लैग होगा। तो ये वेव फ्रंट वाली थियोरी जो है वो किस में है? वेव थियोरी में। क्लियर है? तो अपने को एक ही चीज मैटर करता है, न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इंस्टेंटेनियसली अगर इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो करंट भी इंस्टेंटेनियसली बाहर आएगा। सबको क्लियर ये वाला पार्ट? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग टेक्स्ट बुक से फेलियर ऑफ वेव थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लेंगे। ये वाला पार्ट यहाँ पे समझ में एक बार आने के बाद हम लोग टेक्सचुअल पार्ट पे जाते हैं, जहाँ पे हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है वो वाला पार्ट देख लेते हैं। सबको ये वाला पार्ट क्लियर है? एक बार वापस वीडियो को पीछे जाओ और वापस देख लो। अभी देखो, अभी थ्योरी वाला पार्ट आपका जो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट है ना, वो वाला पार्ट आपको थ्योरी वाला पार्ट एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक में थ्योरी में डिस्कस नहीं की गई है, बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में बताया गया, बट उसके रीज़न नहीं बताए। मैंने सारे रीज़न यहाँ पे एक्सप्लेन किए, आप देख सकते हो। टाइम लैग, इंटेंसिटी अगर कम रहेगी तो इंटेंसिटी प्ले नहीं करता आपके एनर्जी एमिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। ये पढ़ा पहले वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में लैग वाला पार्ट पढ़ा, लैग नहीं होना चाहिए। लैग होता है तो वो वेव थियरी में आता है, ना कि मैटर थियरी में। और इंटेंसिटी अगर अकॉर्डिंग टू वेव थियरी अगर इंटेंसिटी रहेगी तो वेव फ्रंट आएगी, वेव फ्रंट आएगी तो स्लोली स्लोली इलेक्ट्रॉन
एब्जॉर्ब करना चाहिए लाइट, एब्जॉर्ब में टाइम लैग होगा, बट यहाँ पे टाइम लैग होता है क्या, नहीं होता। तो अगर मैं इंटेंसिटी कम हो गई तो भी चलेगा, वायलेट की इंटेंसिटी बहुत कम है, उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, बट तो भी फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से, न्यू नॉट की वजह से, ये एक पर्टिकुलर मेटल की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर मेटल की, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हमेशा ग्रीन के लिए होगा, बट अल्ट्रावायलेट लाइट जिसकी वेवलेंथ कम है, जिसकी इंटेंसिटी भी कम रखी मैंने, वायलेट की इंटेंसिटी कम नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसका जो बल्ब यूज़ किया उसके 100 वॉल्ट का बल्ब यूज़ किया, इंटेंसिटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कम बाहर निकलेंगे, बट इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, क्यों, क्योंकि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है। सबको ये वाला पार्ट क्लियर है, आगे हम लोग थियोरी के ऊपर जाते हैं। और एक चीज़ मुझे याद आ गया कि नेक्स्ट पार्ट जाने से पहले मुझे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है रिगार्डिंग दिस, ये वाले ग्राफ के बारे में कि सर ये ग्राफ के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं किया गया। ये ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन करना है मुझे, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे, बट जैसी आइंस्टाइन की थियोरी खत्म होगी वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अभी इस ग्राफ का कुछ रोल नहीं फिलहाल के लिए। हाँ, ये एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट बन जाता है, बट बाद में करेंगे एक्सप्लेन जब हम लोग आइंस्टाइन की थियोरी को पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने आइंस्टाइन की सिर्फ इक्वेशन पढ़ी है, बट थियोरी नहीं पढ़ी है। तो देख लेते आगे का पार्ट जो क्या है, जो फेलियर ऑफ वेव थियोरी क्या होती है। तो फेलियर ऑफ वेव थियोरी टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देख लेते मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थियोरी ऑफ लाइट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वॉज द इंस्टेंटेनियस एमिशन, मतलब 10⁻⁹ सेकेंड्स लगती है अकॉर्डिंग टू मैटर, मतलब फोटोन की तरह ट्रैवल किया तो, बट लैग होगा किसके अकॉर्डिंग, वेव थियोरी के अकॉर्डिंग। वेव पिक्चर वुल एक्सपेक्ट दैट मैटर सरफेस विल एब्जॉर्ब, देखो एब्जॉर्ब बोला है, द इंसिडेंट एनर्जी कंटिन्यूसली, all the electrons near the surface will absorb energy, the metal surface will require reasonable time to accumulate sufficient energy to knock off। समझ में आ रहा है क्या, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, और बाद में वो बाहर आएगा, इमर्ज या फिर एमिट होगा। Greater the intensity of incident radiation, more will the incident energy, hence expected the time required to knock the electron will be less। मतलब अगर इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने के लिए जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, बट ये तो गलत है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं है अपना, अपना तो डिपेंड है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर इंटेंसिटी कम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने के लिए टाइम क्या रहेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है इमर्ज करने के लिए, कह रहे टाइम ज़्यादा लगेगा अगर इंटेंसिटी कम रहेगी तो। बट इंटेंसिटी के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं, डिपेंड किसके ऊपर है, सॉरी डिपेंड किसके ऊपर है, फ्रीक्वेंसी। देखते फॉर अ स्मॉल इंसिडेंट इंटेंसिटी द एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ यूनिट एरिया यूनिट टाइम विल बी स्मॉल एंड विल टेक लॉन्गर टाइम टू नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी इलेक्ट्रॉन, बाद में एमिट करेगा। दिस आर्ग्यूमेंट्स वेर कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जर्वेशन। Let us try to estimate that the time will be required for the photocurrent to start. We need to define a term called as work function। ये तो डिफाइन कर चुके हैं, ये तो कोई इन लोगों ने कब भी डिफाइन किया है, सब होने के बाद डिफाइन कर रहे हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन तो बहुत पहले डिफाइन किए। वी नो दैट द मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस फैक्ट मेक्स मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सब कुछ हो चुका है, फर्स्ट लेक्चर में हुआ है, हम लोग जनता फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये तो अभी डिस्कस कर रहे लोग, मैंने बोला ना कि ये लोग बहुत लेट डिस्कस कर रहे हैं। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल बट अदरवाइज कन्फाइंड इनसाइड द मेटल। अगर उसको बाहर निकलने का रहेगा तो कूलम्स फोर्स उसको अंदर लेके आएगी। दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द सरफेस अनलेस sufficient energy is supplied to them. This minimum amount of energy required to provide to an electron to pull it from the metal from the surface is called as work function of the metal and it is denoted by phi naught। और phi naught जो एनर्जी रहेगी वो क्या प्रोवाइड करेगी, h nu naught। Work function depends on the properties of the metal and the nature of the surface. Values of the work function of metals are generally expressed in the unit electron volt। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका एनर्जी का ये रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेरे को, अगर ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मेरे को जूल में कन्वर्ट करने का रहेगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करो, अपने आप जूल में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट पे जाते, एक सेकेंड ना, मुझे इंटरनेट कनेक्शन बंद करने दो, आगे जाते। सेकेंडली सिंस एक सेकेंड ना, secondly since large incident intensity
implies larger energy, the electrons are expected to emitted with larger kinetic energy. नहीं, इंटेंसिटी कभी काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता. काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? कौन कौन कौन? फ्रीक्वेंसी. क्लियर. यहाँ पे तो वेव थ्योरी को हम लोगों ने डिस्प्रूव किया था पहले ही. बट द ऑब्जर्वेशन शोड दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिड नॉट डिपेंड अपॉन द इंसिडेंट इंटेंसिटी बट डिपेंड अपॉन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. According to wave theory, frequency of incident radiation has no role in determining the kinetic energy. मतलब ये वेव थ्योरी के हिसाब से था, वेव थ्योरी के हिसाब से था. किसके हिसाब से? वेव थ्योरी के हिसाब से. मोreover वेव थ्योरी एक्सपेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड फॉर एनी फ्रीक्वेंसी. नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता. म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट रहेगा तभी एमिट होगा. But observation indicated that for a given metal surface, some characteristic cutoff frequency nu naught existed below which no photoelectrons can be emitted. However intense the incident radiation. मतलब intensity कुछ भी रहने दो, कितना भी बड़ा रहने दो, frequency should be greater than mu naught, तब भी electrons emit होगा. बट वेव थ्योरी ये बता रही थी, जो कि गलत था. Photoelectrons will always be emitted if the incident frequency mu is greater than mu naught, even if the intensity was low. क्लियर है ये वाला पॉइंट. तो वेव थ्योरी फेल कैसी हुई? दो तरीके से. एक तो टाइम लैग वाला पार्ट, सेकंड वाला एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, जो एब्जॉर्ब कर रहा है बाद में आराम से एमिट करेगा. तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड बोल रहे थे ऐसे तो कि नहीं था, जो कि किसके ऊपर डिपेंड था? फ्रीक्वेंसी के ऊपर. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा. तो ये आपको ये लिखना है, जो मैंने बताया वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एग्जाम में ये लिखना है. क्लियर है. नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो रहेगा वो आइंस्टाइन के इक्वेशंस रहेंगे, जो मैंने पहले भी डिस्कस किए, और उसके पॉस्टुलेट्स रहेंगे. तो उसके ऊपर बढ़ते हैं. सो हेडिंग लिख लेते पहले. एक सेकेंड ना. आइंस्टाइन्स इक्वेशन. एक सेकेंड, ये थोड़ा ऊपर हो रहा है. क्लियर ही पेज कर देता हूँ. आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इक्वेशन देख लेते अभी क्या है, इसकी थ्योरी देख लेंगे. अभी ध्यान दो. हम लोग ने अब तक क्या पढ़ा? लाइट के पास कुछ फ्रीक्वेंसी होती है. फ्रीक्वेंसी फोटोन के पास भी सम फ्रीक्वेंसी होती है. मतलब लाइट इन शॉर्ट फोटोन. तो फोटोन जो स्ट्राइक करता है तो वो एनर्जी देता है किसको? इलेक्ट्रॉन को. तो लाइट या फिर अभी हमने पार्टिकल की तरह देखा तो उसको बोलते हैं फोटोन. फोटोन के पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. और जब वो टकराती है एमिटर प्लेट से तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू व्हाट? टू इलेक्ट्रॉन. क्लियर है. एनर्जी इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन. बाद में ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये सिर्फ डिपेंड है फ्रीक्वेंसी के ऊपर. इसलिए एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा h इंटू न्यू. ये एनर्जी दी गई है किसने? ये फोटोन ने एनर्जी दी है. किसको? इलेक्ट्रॉन को. क्लियर है. तो अगर मैं बात करूँगा एनर्जी गिवन बाय द फोटोन, एनर्जी गिवन बाय द फोटोन टू इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू एच इंटू न्यू. ये पार्ट हो चुका हमारा. अभी इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन. तो एनर्जी यूज्ड एज वर्क फंक्शन, ये तो हो चुका है. ये भी क्या होती है? फाई नॉट इक्वल्स टू एच इंटू न्यू नॉट. बाकी की जो भी एनर्जी लगेगी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की लगेगी, मतलब वो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में. तो रेस्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू गिव
सर्टन वेलोसिटी टू इलेक्ट्रॉन, और उस वेलोसिटी का नाम क्या रहेगा, मतलब उस एनर्जी का नाम रहेगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो गया। अभी ध्यान दो, एनर्जी कितनी आई, एच न्यू, ये दो पार्ट में कन्वर्ट हुए, काइनेटिक एनर्जी प्लस एच न्यू नॉट। तो मैं अगर लिखता हूँ ये वर्क फंक्शन हो गया, मतलब एनर्जी जो दी गई है वो वर्क फंक्शन में पहले गई और बाद में कहाँ पे गई, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, बराबर है। अभी उसके हिसाब से अगर मैं लिखता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट होता है वर्क फंक्शन, तो के ई का फॉर्मूला है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जहाँ से एच कॉमन है अंदर आएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी मुझे बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का, c इक्वल्स टू एन इंटू लैमडा। सारे फोटोन सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करते, तो फॉर्मूला रहेगा c इक्वल्स टू एन इंटू लैमडा। तो c का फॉर्मूला रहेगा, n मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू इंटू लैमडा, तो न्यू का फॉर्मूला रहेगा c अपॉन लैमडा। अगर ये फॉर्मूला ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करता तो आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू के बदले c अपॉन लैमडा, न्यू नॉट के बदले c अपॉन लैमडा नॉट। c कॉमन आएगा तो फॉर्मूला आएगा हाफ एम वी स्क्वायर एच सी 1 अपॉन लैमडा माइनस 1 अपॉन लैमडा नॉट। सबको क्लियर है वाला पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या देख लेते हैं। इसके आगे मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है कितना, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी 1 अपॉन लैमडा माइनस 1 अपॉन लैमडा नॉट, या फिर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये फॉर्मूला है। अभी ध्यान दो, मुझे एक चीज़ पता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी रहता है जब ये मोशन में रहता है और ये जब स्टॉप होता है तभी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था ई इंटू वी नॉट, याद है क्या। तो उसके हिसाब से अगर फॉर्मूला में ये काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ये पुट कर लेता हूँ तो फॉर्मूला बनेगा ई इंटू वी नॉट हाफ एम वी स्क्वायर। ये मैक्सिमम रहेगा तो मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, तभी ई वी नॉट आएगा। अगर मैक्सिमम के अलावा कोई भी चीज़ रहेगी, मतलब इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी निकालनी रहेगी, तो उसका फॉर्मूला आएगा ई इंटू वी फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इन जनरल फॉर्मूला। और मैक्सिमम रहेगा तो ई इंटू वी नॉट, क्योंकि ये क्या करता है, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये मैक्सिमम एनर्जी वाले काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकता है, इसलिए कई मैक्स हो जाते हैं वहाँ पे। तो आएगा एच सी 1 माइनस लैमडा 1 अपॉन लैमडा माइनस 1 अपॉन लैमडा नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये इक्वेशन हमारा है आइंस्टाइन्स इक्वेशन। क्लियर है पक्का, सबको क्लियर है वाला पार्ट। तो ये वाला हम लोग के आइंस्टाइन के इक्वेशंस पे हम लोग पहुंच गए हैं। अभी इसके बाद आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स देखेंगे। आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स देखने से पहले जो आइंस्टाइन के हम लोग के 8 या 9 पोस्टुलेट्स टोटल, तो वो उसके बारे में देखेंगे। बट उसके पहले मैं कुछ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है फोटोन। कंसेप्ट ऑफ फोटोन क्या है वो पहले समझ के लेते अच्छी तरीके से। एक बार कंसेप्ट ऑफ फोटोन समझ लिया ना, मैं आपको बोलता हूँ जैसे हम लोगों ने पीछे के जो किए थे, मतलब जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया था, वैसे ही फटक से स्टडी हो गया था वो भी पार्ट। बाद में सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन था जो कि फेलियर ऑफ वेव थ्योरी था, वो भी फटक से एक बार एक्सप्लेन करने के बाद फटक से हो गया। वैसे ही मैं क्या करूँगा, अभी ये तो मैंने डिस्कस कर लिया जो कि था अपना नाम क्या, आइंस्टाइन्स की इक्वेशंस, इसको डिस्कस किया। अभी कंसेप्ट ऑफ फोटोन भी स्टडी कर लेते। एक बार ये दो स्टडी कर लिया ना तो आपके आइंस्टाइन के पोस्टुलेट बहुत ईजी हो जाएंगे। क्लियर है क्या। तो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या लिखना है। हेडिंग डाल दिया आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हेडिंग डाल दिया। उसके बाद लिखो द इंसिडेंट लाइट हैज़ अ फोटोन ऑफ सर्टन फ्रीक्वेंसी, हैज़ अ फोटोन ऑफ सर्टन फ्रीक्वेंसी is incident on emitter plate, will provide or transfer energy to the electron
transfer energy to the electron. This energy depends upon frequency. This energy depend upon frequency. Hence energy given by the electron, energy given by the photon to the electron equals to E equals to h nu. हो गया. Some part of energy will be consumed as a work function by the electron. Therefore energy used as a work function equals to phi naught equals to h into nu naught. हो गया. उसके बाद after consumption of this energy, rest energy is used for the rest energy is used to give certain velocity, that is used as a kinetic energy. लिखा. Therefore total energy h nu is distributed into kinetic energy and work function. और ये लिख लो, ये वाला लिख लो. इसके बाद ये लिख लिया, आगे जाओ और ये पूरा कॉपी कर लो. ये वाला स्लाइड पॉज करके कॉपी कर लो और उसके बाद ये वाला स्लाइड कॉपी कर लो. क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट क्या है? कंसेप्ट ऑफ फोटोन. नेक्स्ट हेडिंग डाल देते, कंसेप्ट ऑफ फोटोन. कंसेप्ट ऑफ फोटोन में क्या देख लेते हैं. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस मैटर थियोरी, मतलब वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एज अ रेडिएशन को एज अ मैटर की तरह स्टडी किया था ड्यूअल नेचर के हिसाब से. तो सबसे पहला जो फोटोन का कंसेप्ट था कि रेडिएशन और मैटर का इंटरेक्शन में रेडिएशन एक्ट एज इफ इट इज़ मेड ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड एज फोटोन. मतलब जब भी रेडिएशन का और मैटर का इंटरैक्शन होगा, देन रेडिएशन विल act as if it is made up of particle called as photon. मतलब क्या? यहाँ पे मेरा एमिटर प्लेट है, यहाँ से रेडिएशन आ रहा है, टकराया, जैसे टकराया इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन किया और इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ. अगर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जब भी इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, तो रेडिएशन मैटर इंटरेक्शन, देन द रेडिएशन विल एक्ट एज इफ इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एज फोटोन. मैंने बात की थी, अगर वो एज अ लाइट की तरह आके वेव फ्रंट की तरह ट्रैवल करती है और वेव फ्रंट की तरह टकराएगी, इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी स्लोली एब्जॉर्ब होनी चाहिए और बाद में वो आगे जाके रिलीज होनी चाहिए. तो देयर शुड बी अ टाइम लैग. बट अगर दिस रेडिएशन इज एक्टिंग एज अ बुलेट, एक बुलेट आ रही है, इलेक्ट्रॉन को टकरा रही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और जैसे रिलीज करता है, तो इसमें टाइम लैग बहुत कम है. मतलब क्या हुआ? इट एक्ट एज अ पार्टिकल. अगर ये वेव की तरह एक्ट करती थी ना, तो क्या होता था? ये पूरा सरफेस एनर्जी को स्लोली गेन करता था और उसके बाद क्या होता था? एक साथ एनर्जी को रिलीज करता था, या फिर क्या होता था कि देयर शुड बी अ टाइम लैग. यहाँ पे टाइम लैग नहीं, मतलब ये कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ पार्टिकल. क्लियर ये वाला पार्ट? तो इसको बोलते हैं फोटोन. जो रेडिएशन एक्ट करता है, रेडिएशन और मैटर के बीच में इंटरेक्शन, यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, देन द रेडिएशन विल एक्ट एज इफ इट इज़ अ पार्टिकल कॉल्ड एज फोटोन. क्लियर ये वाला पार्ट? मैं पेजेस बढ़ा लेता हूँ, लगेंगे अपने पेजेस. ओके. नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेकेंड जो पॉइंट है, पहला पॉइंट लिख लो, पहला पॉइंट ये लिख लो, रेडिएशन. इसको वीडियो को पॉज करो और स्लाइड कॉपी कर लो एज इट इज़. सेकेंड पॉइंट जो है वो है फोटॉन्स आर
thought to be a packets containing energy, और each packet has an energy of h nu. मतलब एच न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा, मतलब इसको इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं एन इंटू एच न्यू. मतलब अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास एन फोटॉन्स है, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास एन फोटॉन्स है, तो एनर्जी कितनी बन जाएगी एन इंटू एच न्यू. क्लियर है. तो एक फोटॉन के पास जो एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी, एच इंटू न्यू. सबको क्लियर हो रहा है ये वाला पार्ट. तो that is the integral multiple of this. So photon are thought to be act as a particle containing energy and each energy is equal to h nu. तो अगर मेरे पास n photons रहेंगे तो एनर्जी क्या रहेगी, h e n इंटू एच न्यू. थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड पॉइंट ये है, फोटोन ऑल्सो हैज़ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. ये क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. कहाँ से, क्योंकि उसके पास एनर्जी है और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच सी अपॉन लैम्बडा. बराबर है. एच सी अपॉन लैम्बडा अगर बात करूँगा तो इसको एच न्यू भी बोल सकते हैं. तो वेवलेंथ भी है और उसके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी भी है. तो फोटॉन्स हैज़ फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ. क्लियर है. फोर्थ पॉइंट लिखो. उसके बाद फोर्थ पॉइंट मत लिखो, इसमें कंटिन्यूशन में लिखो. थर्ड पॉइंट में कंटिन्यूशन में, इट also has momentum. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मोमेंटम कभी रहता है जब मास रहता है. तो मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात करूंगा तो कैसे डिराइव करना है देखते हैं. ध्यान दो, एनर्जी जो थी, एनर्जी वो क्या थी, एनर्जी का फॉर्मूला था एच न्यू. बराबर है. एनर्जी का फॉर्मूला था एच इंटू न्यू. अगर सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ कि फोटोन आ रहा है, फोटोन का स्पीड है कुछ, फोटोन आ रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी, स्पीड है मतलब काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और एनर्जी क्या है, एच न्यू. अभी यहाँ पे वर्क फंक्शन का पार्ट नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पास गया ही नहीं अभी तक. अभी ये फोटोन की बात कर रहा हूँ मैं. इलेक्ट्रॉन के पास गया तो वो दो पार्ट में कन्वर्ट होगा. एक तो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के पास, एक जाएगी वर्क फंक्शन के पास. अभी फोटोन की बात कर रहा हूँ. तो फोटोन की जो एनर्जी है वो ट्रैवल कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर हाफ वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल दिया तो हाफ एम सी स्क्वायर. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, सपोज मैं इसको कन्वर्जन करना चाहता हूँ, तो ये कन्वर्जन कैसे होगा. एक सेकेंड. ओके सॉरी मैंने गलती कर दिया. काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन जो रहेगा वो तो अपना आइंस्टाइन के इक्वेशन से आएगा, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर. सॉरी गलती हो गई मेरे से, एम सी स्क्वायर वाला पार्ट से आएगा. ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर. अगर ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिखूँगा तो मुझे बताओ एम, मुझे मोमेंटम में करूँगा. मोमेंटम का फॉर्मूला था पी इक्वल टू एम इंटू सी. ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है. तो अगर मोमेंटम के फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो सी को डिवाइड करना पड़ेगा. तो एच न्यू को मैं ऐसे लिखता हूँ, एच सी अपॉन लैम्बडा. बराबर है. तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, एच सी अपॉन लैम्बडा. सी कैंसिल, तो एम सी बन जाएगा मेरा एच अपॉन लैम्बडा. तो ये बन गया पी. तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला एच अपॉन लैम्बडा. फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन लैम्बडा. सो इट इज़ हैविंग सम मोमेंटम क्योंकि ये मैटर की तरह एक्ट कर रहा है. उस मोमेंटम का फॉर्मूला है एच अपॉन लैम्बडा. नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट क्या है और एक चीज़ क्या, फ्रीक्वेंसी ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा. ये तो याद में रखो, बराबर से याद में रखो. अभी मुझे बताओ सपोज़ मैं ऐसे बोलूँगा कि सपोज़ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ. सपोज़ लाइट है वो अगर ऐसे बोलूँगा कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है. सपोज़ ऐसे बोल रहे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है. तो लाइट
मीडियम को चेंज कर रही है। तो मुझे बताओ, लाइट अगर मीडियम को चेंज करेगी, लाइट अगर मीडियम को चेंज करेगी, सुनो मैं फोटोन के ऊपर जाऊंगा। लाइट अगर मीडियम को चेंज करेगी, ये मीडियम है, यहाँ से लाइट आ रही ऐसे, तो ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगा ऐसे। तो लाइट अगर मीडियम को चेंज कर रही है तो उसका कलर क्या रहता है? सेम। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम। चेंज क्या होती है? वेवलेंथ। चेंज क्या होती है? वेलोसिटी। ये चेंज होता है और ये पार्ट क्या रहता है? सेम। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर हम लोग कलर की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं एनर्जी की। इसका मतलब एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी, बराबर है। अगर मैं मीडियम को चेंज करता हूँ तो कलर सेम रहता है, वेवलेंथ और वेलोसिटी अलग होती है, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है। इसका मतलब क्या है? कलर इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? फ्रीक्वेंसी एंड नॉट दी वेवलेंथ। हम लोग वेव थ्योरी में बोलते हैं कि कलर वॉज प्रोवाइड बाय द वेवलेंथ एंड नॉट द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कलर इज प्रोवाइड बाय द फ्रीक्वेंसी एंड नॉट द वेवलेंथ। क्लियर है पक्का? अभी कलर चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। बट वेलोसिटी का फॉर्मूला है एन इंटू लैम्बडा, ये तो कांस्टेंट है। लैम्बडा चेंज हो रहा है, इसलिए क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? लिखो, कितना पॉइंट है ये? आई गेस ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड नहीं फोर्थ पॉइंट है, तो फोर्थ पॉइंट लिख लो। Frequency of a photon gives it a definite energy, that is color, that is color. Therefore when we enter different medium, its wavelength changes but the frequency remains constant. Frequency remains constant since the color does not change and the frequency does not change. Frequency provides color, a definite color to a photon. In different medium wavelengths are different, or wavelength changes, hence the velocity also changes. क्लियर है? ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट लिखो, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, all photons travel with same velocity equal to velocity of light. क्लियर? ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये पॉइंट सबको क्लियर है, एकदम इजी पॉइंट है। सारे फोटॉन्स कितने स्पीड से ट्रैवल करेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो अभी यहाँ पे। मुझे बताओ ये कितना पॉइंट है? ये पॉइंट शायद से पाँचवा, सिक्स पॉइंट है। सिक्स पॉइंट पे जाते हैं। अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ तो फोटॉन्स निकलने वाले हैं वो भी बढ़ेंगे, फोटॉन्स जो आ रहे और स्ट्राइक हो रहे वो भी बढ़ रहे। अगर फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो गया? बढ़ गया। अगर करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया, इसका मतलब क्या बढ़ गया? सैचुरेशन करंट इंक्रीज। इसलिए ग्राफ में ऐसे था, ऐसे कुछ था। याद है क्या? ऐसे सैचुरेशन करंट अलग अलग थे सबके। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करूँगा, इंटेंसिटी सेम रखूँगा, तो फोटॉन भी क्या रहेंगे? सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे? सेम। फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब सैचुरेशन करंट भी क्या रहेगा? सेम। क्लियर है? बट फ्रीक्वेंसी क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? अलग रहेगा। क्लियर है? ये भी एक फोटोन की प्रॉपर्टी हुई।
जितनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, फोटॉन्स ज़्यादा आएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो इंटेंसिटी सेम रहेगा, फोटॉन सेम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा, सैचुरेशन करंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो लिखो, as we increase the intensity of light, intensity of incident radiation, number of photon increases, hence number of electron increases, therefore photoelectric current increases, hence saturation current also increases. Similarly, when we increase the frequency and keep the intensity same, number of photons remains same, number of electrons which are emitted from the emitter plate remains same, photoelectric current remains same, and saturation current is also same, while the stopping potential changes for different frequency. क्लियर ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे हम लोगों का कंसेप्ट ऑफ फोटॉन्स सब खत्म हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टाइन के पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये पढ़ेंगे। तो इसके पॉस्टुलेट कौन से हैं ये बराबर से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है पार्ट क्या है। तो नेक्स्ट आगे का टॉपिक जो रहेगा दैट इज आइंस्टाइन पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आइंस्टाइन के पॉस्टुलेट्स के ऊपर जाते हैं। आइंस्टाइन के पॉस्टुलेट्स क्या देख लेते हैं। आपको याद से देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो आपका हुआ नहीं है, तो ये वाला पार्ट फिलहाल के लिए ये वाला पार्ट नेगलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। आइंस्टाइन प्रोपोज दैट, अभी देखो हाँ, ये वाली जो थियोरी वाली पार्ट है ये 2 मिनट में हो जाने वाली, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको हार्डली 10 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा। जो आज का पूरा लेक्चर है वो बराबर से अगर आपने देखा तो ये आगे का पार्ट बहुत ईजी हो जाएगा। आइंस्टाइन प्रोपोज्ड दैट अंडर सर्टन कंडीशन लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, येस, एंड इट्स एनर्जी इज रिलीज एंड ऑब्जॉर्ब्स एज अ बंडल ऑफ क्वांटा। ही नेम दैट क्वांटम ऑफ एनर्जी एज लाइट एज फोटोन। कंसेप्ट ऑफ फोटोन में पढ़ा है, एनर्जी कितनी है, E इक्वल्स टू एच न्यू। फोटोन की एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू है, वेर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड एच इज द कॉन्स्टेंट कॉल्ड एज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, मॉडल एक्सप्लेन बाय ब्लैक बॉडी। ये भी फिलहाल के लिए नहीं, ये बाद में आने वाला है। इट इज़ नोन एज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एच जो होता है प्लैंक कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, इसके डायमेंशंस पूछ सकते हो। डायमेंशंस क्या रहेंगे, ये होता है जूल होता है m1 L2 T-2 और सेकेंड होता है T1। तो अगर साथ में लूँगा तो आएगा m1 L2 T-1। ये इंपॉर्टेंट है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के डायमेंशन पूछ लेते हैं। इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी एंड द एनर्जी। मैंने बोला था देखो, जब भी हम लोगों को एनर्जी और पार्टिकल को के बीच में रिलेशन करना है, एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बीच में रिलेशन लाना होता है तो हम लोग h से मल्टीप्लाई करते हैं। याद है क्या, तो यहाँ पे न्यू आता है, E इक्वल्स टू एच न्यू। तो अगर मुझे रेडिएशन को मेरे को अगर किस में कन्वर्ट करना है, मैटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लैंक कॉन्स्टेंट से। वेव लाइक प्रॉपर्टी, द देखो, इन द रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी, द एनर्जी एंड द वेव लाइक प्रॉपर्टी, द फ्रीक्वेंसी न्यू इज नोन एज आइंस्टाइन रिलेशन। ये जो है इसको बोलते हैं आइंस्टाइन रिलेशन। आइंस्टाइन रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर एंटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब क्या, इंफ्रारेड, बाद में जो अपना विजिबल लाइट और बाद में अल्ट्रा वायलेट, पूरी रेस के लिए, मतलब आगे के जितने भी रेस रहेंगे इंफ्रारेड रेस में और यहाँ के अल्ट्रा वायलेट रेस में, सारी रेस और विद इंक्लूडिंग द विजिबल लाइट, ये इक्वेशन होल्ड करता है आगे। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। बराबर है, एनर्जी होता है E इक्वल्स टू एच न्यू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला hc/λ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मीन्स हाई एनर्जी रेडिएशन ऑल्टरनेटली, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन मीन्स हाई एनर्जी रेडिएशन, ऑल्टरनेटली शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन मीन्स हाई एनर्जी रेडिएशन। मतलब वेवलेंथ अगर छोटी रहेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है, पहला ये वाला मेन आइंस्टाइन का जो प्रोपोजल है वो समझ में आ गया। आगे देख लेते आइंस्टाइन की जो थियोरी है उसके पोस्टुलेट्स देख लेते। explanation using Einstein postulate of quantization of energy for the observation mentioned in the section 14.2.2 is given below. Einstein argued that when a photon of ultraviolet radiation arrives at the metal surface and collides with an electron, it gives an energy h nu to the electron. ये हो गया, ये आता है एनर्जी h nu किसको, इलेक्ट्रॉन को।
the energy gained by the electron and the photon no longer exists. If phi naught is the work function of the material of the emitter, then the electron will be emitted if only the energy gained by the electron is more than equal to work function. बराबर ना, h न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट रहेगा तो वो सरफेस पे आएगा, अगर इक्वल रहेगा तो, अगर इक्वल के बदले अगर वो ग्रेटर रहेगा तो हमेशा एमिट होगा काइनेटिक एनर्जी से, वही बोला है यहाँ पे. द मिनिमम of threshold frequency nu naught phi naught into h is required to eject the electron for the metal. Therefore if mu is less than mu naught, photon बाहर निकले मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या? नहीं. तो photon will not have enough energy to liberate an electron. As a result no electron will be ejected. However intense the incident radiation is, मतलब इंटेंसिटी कितनी भी होने दो, कितनी भी बढ़ने दो, फोटोन एमिट नहीं होगा if nu is greater than nu is less than nu naught. Similarly if nu is greater than nu naught, the energy will always be sufficient to eject an electron however small the incident intensity is. ये हो चुका है, ये पहले भी बात की है, वही घुमा फिरा के बात करने वाले यहाँ पे भी. सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं. सेकेंड पॉइंट क्या बोला है? एनर्जी इज गिवन बाय द फोटोन to the electron as soon as the radiation is incident on the surface. The exchange of energy between the photon and electron is instantaneous. मतलब टाइम लैग नहीं है, ये भी वही बता रहा है, टाइम लैग नहीं है. Hence there is no time lag between the incident light and the emission of electron. Also when the incident radiation is stopped, there are no photons to transfer the energy to electrons. Hence the photo emission stops immediately. ये पार्ट हो चुका है. वहाँ पे भी हम लोग ने सेकेंड पॉइंट पे डिस्कस किया था. कहाँ पे? ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में. आइंस्टाइन की थियोरी में भी हम लोग ने सेकेंड इस पे ही डिस्कस किया था. क्लियर है? थर्ड पॉइंट पे जाते हैं. थर्ड पॉइंट क्या बोला? सब घुमा फिरा के वही बताया है, बाकी कुछ नहीं है. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स प्रोपोजिशन, if the intensity of incident radiation of a given wavelength is increased, there will be an increase in the number of energy quanta incident of on unit area in a unit time. The energy of each quantum is same, ये वाला h nu या फिर hc by lambda. Therefore larger the intensity radiation will knock more electron from the surface and hence the current will be larger. ये बात की है मैंने, देखो ना ये वाले पार्ट में, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, तो क्या होगा? उतना इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा. कन्वर्सली लोअर इंटेंसिटी इंप्लाइज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट फोटॉन्स, हेंस लेस नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, हेंस लोअर करंट. ये मैंने पार्ट डिस्कस किया, मैं आपको बता दूँ कहाँ पे डिस्कस किया. फोटॉन्स, कंसेप्ट ऑफ फोटॉन्स में डिस्कस किए. ये देखो यहाँ पे जाके देखो, रिवाइंड करके देखो, ये वाले पार्ट पे सारा चीज़ डिस्कस किया मैंने यहाँ पे. क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ रहेगा. फोर्थ पॉइंट पे जाते. वंस द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम the surface, if the collector plate is at higher potential than the emitter plate, the electric field will accelerate the electron towards the collector plate. बराबर, ये collector plate है, ये emitter plate है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है. एक बार इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद ये इसको अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे और इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी. बराबर है? हाँ, अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट रहेगा, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट रहेगा तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस पे आके रुकेगा. हायर इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, मोर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द कलेक्टर. इसका पोटेंशियल जितना ज़्यादा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे जाएंगे. इसलिए मैंने बोला था पोटेंशियल और करंट में ग्राफ आगे ऐसे से जाता है और बाद में स्ट्रेट हो जाता है. तो ये एक पोटेंशियल के बाद, मतलब एक कंडीशन के बाद, पोटेंशियल बढ़ाने के बाद भी करंट बढ़ता नहीं, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट. हो गया ये पार्ट. हेंस द फोटो करंट increases with the accelerating potential. पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ गया, करंट भी बढ़ गया. Moreover, since the intensity of incident radiation determines the number of photons incident on the metal surface on the unit area unit time, it determines the maximum number of electron. मतलब इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिपेंड है करंट. बराबर है? that can be knocked off by the incident radiation. Hence, for a given intensity, increasing the accelerating potential can increase the current only till all knocked off electrons have reached the collector. मैंने बोला था देखो, एक कंडीशन रीच करती है जहाँ पे आपने बस चार्ज कैरियर नहीं रहते. चार्ज कैरियर नहीं रहेगा तो करंट बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा. इसका मतलब क्या होता है? एक कंडीशन रीच करते हैं जहाँ पे मेरा करंट कॉन्स्टेंट रहेगा. नो इंक्रीज कैन बी सीन इन द करंट बियॉन्ड दिस लिमिट. दिस एक्सप्लेन्स द सैचुरेशन करंट. क्लियर है? ये वाला पॉइंट वापस एक बार देख लो, बराबर समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा दिया, वैसे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पहुंचेंगे यहाँ पे। मतलब क्या, पोटेंशियल बढ़ाया, करंट बढ़ गया, ये वाला बढ़ गया पार्ट। एक पॉइंट पे रीच करेगा जहाँ पे इंटेंसिटी को हम लोग ने अभी फिलहाल के लिए फिक्स रखा है। इंटेंसिटी चेंज करेंगे सैचुरेशन करंट भी चेंज होगा, पर इंटेंसिटी को मैंने फिक्स रखा तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, अगर वो खत्म हो गए तो सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। Increasing the incident in intensity will increase the number of incident photons and eventually the saturation current। ये पार्ट भी हो चुका है अपना, क्लियर। सारे पार्ट हुए, इसे हम लोग एक बार पढ़ के ले रहे। आगे देखते, if the frequency of incident radiation is more than the threshold frequency, then the energy phi naught is used for the electron to escape from the metal surface and remaining energy of the photon becomes kinetic energy। हाँ बराबर है, kinetic energy of the electron जो E इक्वल्स टू एच न्यू का पार्ट है, उसमें से थोड़ा पार्ट यूज़ करेगा किसमें, फाई नॉट का, और बाकी का यूज़ करेगा काइनेटिक एनर्जी से। डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल एंड अदर प्रोसेस लाइक कोलिजन ऑफ, देखो ना ये बोला था मैंने, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, हाँ बराबर, यहाँ पे इधर से इधर तक पहुँचने के लिए थोड़ा एनर्जी कंज्यूम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट रहेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच माइनस, बराबर ना, कि एच न्यू का फॉर्मूला था के ई मैक्स प्लस फाई नॉट, तो के ई मैक्स का फॉर्मूला था एच न्यू माइनस फाई नॉट, है यहाँ पे भी, इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। के ई मैक्स depends on the material of the emitter plate and the varies linearly with the incident frequency nu। it is independent on the intensity of the incident radiation। मतलब जो के ई मैक्स रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, के ई मैक्स डिपेंड रहेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और वो इंटेंसिटी को डिपेंड नहीं है। वही बात वापस रिपीट किया है यहाँ पे भी। 6 पॉइंट हो गया, 7 पॉइंट। अभी आप लोग बोलेंगे सर आप ये वापस क्यों डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, कैसे था मूल में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस थे, उसको आइंस्टाइन ने बराबर से एक प्रपोज किया थियरी की तरह, और थियरी की तरह उसको मतलब वहाँ पे प्रपोजल डाला कि हाँ ये ऐसी थियरी होती है। फोटो इलेक्ट्रिक के सिर्फ ऑब्जर्वेशंस थे। हाँ, अभी कैसे होगा कि लोगों ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ा है और एक अच्छी थियोरी की फॉर्मेट में रखा है, इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि वो रिपीटेड फॉर्मेट में है। ऑब्जर्वेशन को थियोरी में डालना ये भी इंपॉर्टेंट है, तो थियोरी में पॉस्टुलेट्स में डाला वो किसने, आइंस्टाइन ने। और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी प्लैंक्स और आइंस्टाइन ने मिलकर की थी। 7 पॉइंट देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन दैट आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सर्फेस हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, बराबर, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, प्लस वर्क फंक्शन भी रहेगा उसके साथ। द रीजन फॉर दिस आर मैनी फोल्ड। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉलिड डू नॉट पोजेस सेम एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन्स मे बी इजेक्टेड फ्रॉम वेरी डेप्थ। डेप्थ मतलब एक इधर इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इधर डेप्थ, मतलब डेप्थ कितनी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी डेप्थ हो सकती है, मतलब सरफेस के एकदम लास्ट पार्ट में भी इलेक्ट्रॉन्स था, या फिर सरफेस पे भी हो सकता है। अगर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे, तो उसको जो एनर्जी कंज्यूम होने वाली है ट्रैवल करने के लिए बाहर की तरफ, वो कम रहेगी। जो भी एनर्जी यूज होगी वो किस में हो जाएगी, वर्क फंक्शन में हो जाएगी। तो देखते इन the electrons may be ejected from varying depth inside the metal surface. Electrons may suffer collision before they come out of the metal surface and may lose the energy. If V is the potential difference between the emitter and collector plate and the collector is at a lower potential, an electron will lose kinetic energy in overcoming the retardation force। मतलब क्या किया मैंने कलेक्टर प्लेट को माइनस दे दिया और एमिटर प्लेट को प्लस कर दिया, मतलब ऑपोजिशन आ गया, देखो रिटार्डिंग फोर्स आ गया। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट द एमिटेड इलेक्ट्रॉन मे नॉट रीच द कलेक्टर एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं रहेगी ऑपोजिशन को ओवरकम करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, मतलब क्या, करंट कितना आएगा, जीरो। ये हो गया है अपना। इफ के ई मैक्स इज द एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एंड एट द एमिटर सरफेस वेयर it is potential energy is zero and V naught is the stopping potential, then electron will fail to reach the collector plate if Ke max is less than EV naught। EV naught मेरा stopping potential है, अगर Ke kinetic energy अगर less रहेगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन रुकेगा। क्लियर है। where E is the electron charge and EV naught is the energy needed for the electron to overcome the retardation potential V naught। if the electron just fails to reach the collector, that it has lost all the kinetic energy just at the collector plate, then Ke max equal to EV naught। मतलब Ke max equal to EV naught रहेगा तो वो पहुंचेगा ही नहीं। हाँ, EV naught से ऊपर रहेगा Ke max तो बट ऑब्वियसली वो पहुंचने वाला है।
and the photoelectric current becomes zero. Equation 14.2 then explains that stopping potential V naught depends on the uh, incident frequency and the material of the emitter plate and does not depend upon intensity. बराबर ई वी नॉट का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट. तो मुझे बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड है? फ्रीक्वेंसी. इसलिए ग्राफ कुछ ऐसे आया था, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे. याद है क्या? फ्रीक्वेंसी को चेंज किया था, यहाँ पे करंट था, यहाँ पे पोटेंशियल था. क्लियर ये वाला पार्ट? ये 7 पॉइंट सबको क्लियर है? 8 पॉइंट पे जाते हैं. 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मार्केट एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहले हम लोग 9 पॉइंट पे जाते हैं और बाद में 8 पॉइंट पे आते हैं. ऑल द आर्ग्यूमेंट्स दस ब्रिंग आउट टू द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन द इंसिडेंट. बराबर. सैचुरेशन करंट किसके ऊपर डिपेंड होता है? इंटेंसिटी के ऊपर, थ्रू द number of emitted photoelectrons and potential V of the collector but not on the incident frequency as long as nu greater than nu naught. मतलब करंट कभी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, वैसे ही एनर्जी कभी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती. ये हो गया 9 पॉइंट. अभी 8 पॉइंट पे जाते हैं. 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने लेक्चर के बीच में बोला था कि मैंने ये ग्राफ क्यों एक्सप्लेन नहीं किया. ये ग्राफ नहीं एक्सप्लेन करने का रीज़न था कि उसको अभी रखा था मैंने. ध्यान दो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है. इफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई वी नॉट, बराबर है, इलेक्ट्रॉन्स कैन रीच द कलेक्टर, हेंस करंट फ्लोस. व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल टू ई वी नॉट, नो करंट विल. क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा ई वी नॉट से तो इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंचेगा ही नहीं कलेक्टर प्लेट के पास. फोटो करंट विल बी जीरो व्हेन के ई मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट. यूजिंग के ई मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट वी कैन राइट एज ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट. ये हो चुका है, ये रिलेशन निकाला है अपन ने. अभी ध्यान दो, अगर मैं दोनों जगह पे ई से डिवाइड कर लेता हूँ तो वी नॉट या फिर न्यू नॉट इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई. ध्यान दो, अभी अगर मैं यहाँ पे ग्राफ देखता हूँ, फ्रीक्वेंसी मतलब ये हो गया एक्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये वी नॉट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वाई. तो ये बनता है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो ये बनता है स्लोप, बराबर है. और ये बनता है वाई इंटरसेप्ट, बराबर है. देखो दोनों का एंगल सेम है, दोनों का स्लोप क्या है? सेम. बट दोनों के वाई इंटरसेप्ट अलग है. मतलब दोनों के देखो ना, ये फाई नॉट अलग है, मटेरियल के लिए अलग है. तो ये मेटल ए है, मेटल बी है, तो दोनों के लिए स्लोप सेम रहेंगे. स्लोप मतलब एच अपॉन ई. एच कॉन्स्टेंट है, एच क्या है? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. और ई क्या है? ई मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो वो कॉन्स्टेंट रहेगा हमेशा. बट फाई नॉट अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रहेगा, तो ये फाई नॉट चेंज होगा. फाई नॉट चेंज होगा तो वी नॉट भी क्या हो जाएगा? देखो ना, वी नॉट यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है. वी नॉट यहाँ पे और यहाँ पे, वी नॉट नहीं, म्यू नॉट है. एक मिनट सेकेंड, म्यू नॉट है, बराबर है. ओके, इसका मतलब ये जो है ये होता है वाई इंटरसेप्ट. क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट. क्लियर है? फाई नॉट और फाई नॉट डैश दोनों लिखा है यहाँ पे. ई तो कांस्टेंट है तो उसका टेंशन नहीं लेने का जरूरत नहीं. फाई और फाई नॉट के ऊपर डिपेंड है. देखते द अबो इक्वेशन टेल्स अस दैट वी नॉट वेरीज लीनियरली विद इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. वी नॉट वेरीज लीनियरली विद इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड द स्लोप इज अ स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स अपॉन एच एंड ई. बराबर है, स्लोप एच एंड ई है. while the intercept on the line depends upon the material through phi naught. बराबर. ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा. Thus the slope of the line is the same and is independent of the material. स्लोप तो दोनों का भी सेम है. देखो दोनों का एंगल सेम आ रहा है, दोनों का भी एंगल सेम आ रहा है. देखो दोनों का भी एंगल सेम आ रहा है. The slope of line in the figure is same and is independent of the material and the emitter
बट इंटरसेप्ट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। इंटरसेप्ट मतलब क्या, फाई, तो वर्क फंक्शन अलग रहेगा अलग मटेरियल के लिए। फाई नॉट फॉर मेटल ए विल बी नॉट इक्वल टू फाई नॉट फॉर मटेरियल बी। क्लियर ये वाला पार्ट। तो ये ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ का मतलब क्या है। ग्राफ तो नॉर्मल ग्राफ था, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल वो तो अलग अलग ही रहेगा, बट ऑब्वियसली इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो पोटेंशियल भी चेंज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये तो अपना हो चुका है। बट अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन रहते हैं, ये ग्राफ बताता है। बट स्लोप क्या रहेगा, सेम। स्लोप मतलब क्या, एच अपॉन ई, वो क्या रहेगा, सेम। तो अगर ऐसे पूछा कि इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड frequency, incident frequency for different metals, the slope will be same. Graph will be a straight line passing through originally straight line having y intercept as phi naught या फिर वर्क फंक्शन। क्लियर है यहाँ पे, ये पार्ट सबको क्लियर है, ये 9 पोस्टुलेट सबको क्लियर हुए आइंस्टाइन के। तो यहाँ तक हम लोग ख़त्म करके आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मुझे एक चीज़ बताना है, अभी हम लोग के न्यूमेरिकल्स बचे हैं, तो मे बी नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स ले लूँगा। और अपना बचा है क्या पता है मन में, डी ब्रॉगलीस हाइपोथेसिस और बाद में वेव एज अ रेडिएशन एज अ वेव ड्यूल नेचर, वेव एज अ रेडिएशन ड्यूल नेचर, ये 2-3 पार्ट बचे। तो थियोरी में 3 ही पार्ट बचे अपने, और अपना जो न्यूमेरिकल्स बचे हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग जितना हो गया उतना न्यूमेरिकल्स खत्म करेंगे। डी ब्रॉगलीस हाइपोथेसिस और डी ब्रॉगलीस वेव्स के ऊपर के न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में कवर करेंगे। बट जितना थ्योरी अब तक हो चुका है, जो कि हम लोग की एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द फोटोन, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया रहेगा। तो अगर यहाँ तक वीडियो को देखा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक, विथ सम न्यू न्यूमेरिकल्स, वेरी एक्साइटिंग न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको JEE और CET में भी यूज़ होने वाले। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता एंट्रेंस में, तो वहाँ पे भी सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स आने वाले। तो वहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स पे मतलब न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखेंगे, वही न्यूमेरिकल्स सेम वहाँ पे घुमा फिरा करेंगे। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं विद न्यूमेरिकल्स।